हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो वर्ड है ये तब यूज होता है जब बॉन्ड बन चुके होते हैं। करेक्ट? यानी कि दो एटम्स होते हैं, उनके बीच में जब बॉन्ड बन जाता है, राइट ना, तब ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या तब हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। करेक्ट? जैसे कि अगर मैं कहूं Cl, एक अकेला Cl गैशियस एटम लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट? यहाँ पे आइसोलेटेड गैशियस एटम की बात हो रही थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट हमें डिस्कस करना होगा। लेकिन अगर H बॉन्ड Cl, आपने सुना होगा HCl, राइट, ऐसा लिखा है और अब हम Cl के ऊपर डिस्कशन करें, तो इस जगह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज कर सकते हैं। राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जिसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा। इसलिए डेफिनेशन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a chemical compound to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. करेक्ट? तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिगेस्ट डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड गैशियस एटम्स के लिए। करेक्ट? अभी हम और डिस्कशन करेंगे। देखिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने जो सामने जो टेबल बनाई है, इसके अंदर हमने पॉलिंग स्केल्स वाली वैल्यूज लिखी है। राइट? अलग अलग स्केल्स दिए गए इसके लिए, लेकिन हमने जो वैल्यूज लिखी है कंपेयर करने के लिए, वो पॉलिंग स्केल की वैल्यूज यूज की। बात करते हैं जनरल ट्रेंड की। देखिए, जनरल ट्रेंड सिंपल सा है बिल्कुल। हम ये अच्छे से जानते हैं कि लेफ्ट राइट जाने पर ईएनसी बढ़ता है, इससे तो साइज घटता है। राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, यानी कि ईएनसी बढ़ेगा न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब वो इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड के हैं तो उनको भी अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं मूविंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एज ईएनसी इंक्रीजेस। करेक्ट? बात करते हैं अप टू डाउन जाने पर, जैसे जैसे साइज बढ़ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। राइट? तो डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस, यहां से यहां जाने पर डिक्रीज होती है। हम कुछ वैल्यूज को देख के आइडिया लगाते हैं कि सही है या नहीं है। देखिए, 2.20, 0.98, 0.93, 0.82, 0.82 कम बराबर, राइट, 0.79 एंड 0.7। करेक्ट? अच्छा, लेफ्ट टू राइट देखें तो 2.04, देन 2.55, 3.04, 3.44, 3.9, मतलब बढ़ती जा रही है। तो लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती जाएगी। करेक्ट? अप डाउन जाने पे कम होती जाएगी। तो अप डाउन जाने में कम होती जाएगी, तो ये जो फ्रेंडशिप है इसकी सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि इधर जाने में तो फिर बढ़ती है। राइट? तो इसकी लीस्ट होती है, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्रेंडशिप 0.7 वैल्यू के साथ। हाईएस्ट की बात करें तो लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। राइट? नोबल गैसेस में तो कंसिडर ही नहीं करना है, बॉन्ड्स ही नहीं बनते, नोबल गैसेस रिएक्ट ही नहीं करते। रूम टेम्परेचर पे तो किसी भी नोबल गैस का कोई कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रोल कंडीशन में इनके कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, इसलिए इनकी वैल्यूज भी लिखी हुई है, लेकिन इनके तो अभी तक कोई कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है। राइट? तो अगर हम बात करें लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ने की, तो आप मानेंगे कि यहीं पे आके अपने को रुक जाना है और यही हाईएस्ट होने वाली है। इसलिए फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि अप डाउन जाने पे देखिए वापस कम हो रही है, 3.98, 3.16, 2.96, 2.66, 2.22। करेक्ट? नाउ यहाँ पे कई सारी वैल्यूज आपके सामने। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। राइट? जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट्स तो किलोजूल पर मोल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। राइट? क्योंकि ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, और ना ही ये किसी पर्टिकुलर एटम के लिए फिक्स रहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो फिक्स्ड होती है। एक पर्टिकुलर अगर एटम को आपने एनायन में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ जितनी एनर्जी रिलीज होनी है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे ना तो वैल्यूज फिक्स्ड होती है, ना ही प्रॉपर्ली मेजरेबल क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस भी है। राइट? तो क्वेश्चन इस पर जो वैल्यूज लिखी है, ये कैसे, ये वैल्यू सारी आर्बिटरीली दी गई है। फ्लोरीन को बाय डिफॉल्ट 4 मान लिया गया है। राइट? जो पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की वैल्यू 3.98, जिसको ऑलमोस्ट 4 मान लिया गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए अब जो बाकी सारी वैल्यूज दी गई वो रिलेटिव टू फ्लोरीन दी गई, इसलिए आप नोटिस कीजिए 3.98 से सारी वैल्यूज कम ही आएंगी, सारी, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसको भी 4 नंबर असाइन किया गया। राइट? ये कहीं से कैलकुलेट होकर नहीं आया, माना गया। राइट? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसलिए इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती। राइट? और हमने असाइन किया है फ्लोरीन को 4 नंबर। इज इट ओके? ना आगे देखें, एक चीज का ध्यान रखिए,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। बात जमती भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर रखना, राइट। और मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर कोई चीज जितनी ज्यादा नॉन मेटालिक है यानी मेटालिक उतनी कम होगी, करेक्ट। ये जो लाइन लिखी हुई है ये रिडॉक्स में आपको समझ में आएगी, लेकिन क्योंकि अभी अपन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। खुद को रिड्यूस करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सीधा सा आप तो ध्यान रखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर भी उतनी ज्यादा होती है। और जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, आप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, मेटालिक कैरेक्टर उतना कम होगा। इन तीनों के ऊपर तो कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस देखिए मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और उनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछा है, तो आपको नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बजाय सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना है उनका, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से देखें, क्या करें, तो वैल्यू आपके सामने यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ से उठा के आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको ये आंसर मैच हो जाएगा। फिर मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। आप ये वाले आंसर्स भी मैच कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और ये वाले आंसर्स भी आप मैच कर सकते हैं, पर लास्ट में मैं इनकी ट्रिक बताऊंगा कि ये कैसे आए। फाइन, इतनी सारी वैल्यूज तो दी हुई होगी नहीं आपको एग्जाम में, इतनी सारी वैल्यूज तो एग्जाम में जब वैल्यूज नहीं है तो फिर कैसे पता लगाएंगे, उसकी ट्रिक अभी आगे आएगी, राइट। चलिए दूसरी चीज, सम एटम्स कैन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सेम एटम्स कैन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, मतलब कोई एक एटम है तो उसकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स नहीं होती। कार्बन है तो उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो सकती है, नाइट्रोजन है तो उसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो सकती है, तो कोई फिक्स नहीं होती। एक एग्जाम्पल के तौर पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, यानी एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन अराइज, ये एस कैरेक्टर क्या है। देखिए एस कैरेक्टर एटम्स में होता है, पर्टिकुलर एटम में, राइट, जैसे कार्बन में, नाइट्रोजन में, किसी में भी। उस चीज को हम अगले चैप्टर में तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपने नाम सुन रखा होगा हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है, sp होती है, और नई भी सुना है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो नया टॉपिक है उसके अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ नोट्स प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शन देता हूँ। ऐसे कई सारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, एटम्स की होती है, पर्टिकुलर एटम। मान लीजिए ये भी कार्बन एटम की है, ये भी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन है, और ये भी कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। तो अब तीनों ही कार्बन एटम है, लेकिन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये उससे कम होगा, और ये सबसे कम होगा। क्वेश्चन अराइज कैसे पता लगाया, तो हमने पता लगाया एस कैरेक्टर से। एस कैरेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे एस को कितना परसेंटेज मिलेगा, मतलब मान लीजिए एस सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हो, पी सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, एक एस में हो, 3 पी में हो, तो इलेक्ट्रॉन एस के अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट है 4 में से, तो आप क्या कहेंगे 25%, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 3 पार्ट जो है वो तो पी में और 1 पार्ट एस में, तो 75% तो पी में हो गया और 25 इसमें हो गए। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना माना जाता है 25। sp2 में अगर आप करें, राइट, तो s हो गया 33 और p हो गया 66.66। और अगर sp देखें तो दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसको भी 50 बोल देंगे और इसको भी 50 बोल देंगे, करेक्ट है। तो 1/4 पार्ट है यहाँ पे 1/3 पार्ट है, और यहाँ पे 1/2 पार्ट है, इज इट ओके, हाफ पार्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन s में कहाँ प्रेजेंट है, या कहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स आर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन एस सबशेल, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस केस में 50-50 के रेशियो में, यानी एस कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। इसलिए अगर ये तीनों ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है तो ये कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेम एटम की भी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। तो इसमें क्योंकि एस कैरेक्टर 50% है, एस सबशेल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होती है, न्यूक्लियस का एस में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा, इस वजह से एस कैरेक्टर ज्यादा रखने वाले एटम्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा मानी जाती है, भले ही एटम सेम हो। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है मान लीजिए, तो ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा एज कम्पेयर टू दिस और दिस, इज इट ओके। केमिकल बॉन्डिंग हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आगे आएगा। लेकिन तब जब हम ये पढ़े तो आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एस कैरेक्टर इस तरीके से निकाला जाता है, ओके। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज वेरी लार्ज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दो एटम्स के बीच में उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जो दो एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। ये सब अगले चैप्टर में काम में आने वाली चीज है। और अगर उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, जो दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बनता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए NaCl। अब Na और Cl की अगर मैं बात करूँ, राइट, NaCl, तो आप यहाँ पे देखिए, आप Na की वैल्यू देखिए 0.93, करेक्ट, और आप Cl की वैल्यू देखिए 3.16। आप तो डिफरेंस देखिए 0.93 और 3.16, काफी बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे डिफरेंसेस अगर जितने बड़े होंगे, और भी बड़ा डिफरेंस अगर आपको मिलता है, तो जिन दो एटम्स में जो आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत अगर ज्यादा है,
तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा माना जाता है। यानी कि एक कंपाउंड के अच्छे आयनिक होने के लिए जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अगर डिफरेंस बहुत कम है या है ही नहीं तो फिर उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं Cl2 की। अब मान लीजिए Cl2 है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है जो Cl की होगी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? डिफरेंस कुछ भी नहीं हुआ, 3.16 डिफरेंस निकालोगे तो 0 आएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। करेक्ट? तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो एटम्स जिनको आप आपस में अटैच कर रहे हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उनमें आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होगा उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। ये सारी बातें, ये वाली बात ये सब अगले चैप्टर में यूज होंगी, लेकिन इसीलिए अभी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन सब बातों को, तो आगे आपको ईजी लगेगा। राइट? अब वो ट्रिक आ जाती है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, आप ये जो सीरीज मैंने बनाई है ना, ये सीरीज बस आप याद कर लीजिए। अगर आपने ये याद कर ली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो फिर आपको ये पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो सीरीज को बस आपको ये तो याद करना होगा, FOClNBrISCP, और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज हैं, आप देख लीजिएगा। पर अगर कंपैरिजन आ जाए तो ध्यान रखिए, फास्फोरस नॉन मेटल होता है तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। करेक्ट? ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कंपैरिजन फिर भी कर लिया जाए तो आपको फास्फोरस को रिलेटिवली हाइड्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानना है। इसकी एप्लीकेशंस 12th में बहुत सारी देखने को मिलेगी, कई सारे कंपाउंड्स की जब आप ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तब। अभी के लिए कहूंगा याद रखिए। तो ये सीरीज अगर आपको याद है तो आपका काम हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपको ये 5 जो एलिमेंट्स हैं ये मिक्स करके देती है, राइट? और पूछा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताइए, तो आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताने के लिए सीधा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लेना है, और जो ऑर्डर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा वही इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। और आप सीधा ये सीरीज अगर आपको याद है तो देखिए, सबसे आगे फ्लोरीन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद बोरॉन है, और उसके बाद सिलिकॉन है। आप चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं यही 5 एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, राइट? तो यही ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाता है, राइट? मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पूछ ली जाए, तो जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है उसका ऑर्डर भी वही होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। अभी के लिए याद कर लीजिए, और जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, राइट? तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का वही ऑर्डर होगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। फाइन। अब कैसे? तो मान लीजिए आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन दिया होता, तो ये रहा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, तो यही ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है और यही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर होता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना, और खुद को रिड्यूस करना। खुद को रिड्यूस करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, और अपनी ओर खींचना मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं। करेक्ट? एक क्वेश्चन और भी है। अब आपको मान लीजिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन, इनका मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करना है। तो अभी ध्यान रखिए कि जो भी इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है, राइट? तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। यहां देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, ये है। तो देखिए, पोटेशियम, यहां से चलते हैं, यहां से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कम हो गई, ऐसे तो ओके, या बढ़ती है? आप बताइए, ऊपर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है या बढ़ती है? अप टू डाउन जाने पर कम होती जाती है, तो ऊपर जाने पर बढ़ेगी। ओके, तो यहां जाने पर और बढ़ेगी और यहां जाने पर और बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर हमें मिला, क्योंकि जो 4 एलिमेंट्स हमें दिए हुए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन में अगर हम देखें तो यहाँ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, यहाँ चले तो और बढ़ गई, आप वैल्यूज भी देख सकते हैं, और यहाँ चले तो और बढ़ गई। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने का ऑर्डर है, ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर तो आ गया, राइट? लेकिन हमसे पूछा है मेटेलिक कैरेक्टर, तो हम उल्टा बोल देंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम थी, तो इसे मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फिर यहाँ जाने में मेटेलिक कैरेक्टर कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और यहाँ सबसे कम हो गया। तो ऑर्डर में कौन आएगा? पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर में, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम और उससे कम बोरॉन। देख लेते हैं क्या यही ऑर्डर है? सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन। तो हमने इस तरीके से इसका भी आंसर दे दिया। ओके, एक और देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं फिर कह रहा हूँ रिडॉक्स में ये चीजें बहुत कम में आएगी, पर अभी भी आइडिया लगाया जा सकता है। देखिए, आपको अगर ये सीरीज याद है तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सिलिकॉन और बोरॉन ब्रोमीन जब मिलते हैं तो बताइए जरा जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? अब ये कैसे क्वेश्चन किए जाए? एल्यूमिनियम और जब सल्फर मिलता है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलता है, राइट? या लिथियम और ऑक्सीजन मिलते हैं,
एलिमेंट कोई 71 पे है वो या फ्लोरीन मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जो 2 चीज़ें आपको दी हुई है उनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो सिलिकॉन और ब्रोमीन को अगर आप देखें तो सिलिकॉन ये रहा, ब्रोमीन ये रहा, तो ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव सेक्शन में रख दीजिए, दिमाग में रख दीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने ऐसे पता लगा लिया टेबल से, तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गए और मैंने इनको इस तरफ रख दिया। करेक्ट, पहला काम खत्म। अब वैलेंस निकालना है। अब वैलेंस क्या होता है वो देखिए। ब्रोमीन की वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, उनको 8 में से माइनस कर दीजिए। मैं तरीका बता रहा हूँ, राइट ना। जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है रिलेटिवली, उसकी वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से उनको आप 8 में से माइनस कर दीजिए, तो जो आता है वो वैलेंस होता है। जैसे ब्रोमीन, आप पता कैसे लगाएंगे ब्रोमीन है उसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन के नीचे आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसकी वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 8 - 7 करेंगे तो 1। एक तरीका तो ये है वैलेंस निकालने का। तरीका नंबर 2, राइट, ब्रोमीन जो है उनकी वैलेंस शेल में 7 होते हैं, करेक्ट, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लें कि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो वैलेंस शेल में 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन लें कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है वो 1, तो 1 ही इसका वैलेंस हो गया। इस तरीके से आप वैलेंस निकाल सकते हैं। जैसे सल्फर का वैलेंस शेल जो होता है, वैलेंस शेल में सल्फर के देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन के जस्ट नीचे। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। तो वैलेंस शेल में अगर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 8 के बाद 2 ले लेगा तो 10 हो जाएगा, करेक्ट। 10 पे नोबल गैस होती है, तो इसका 2 बैलेंस हो गया। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि इसकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन जैसे जैसे सल्फर होता है तो भी 6 होते हैं। तो वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो 8 में से वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा 2। तो ऐसे भी आपको 2 पता पड़ता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस शेल में कितने 5, करेक्ट। अब वैलेंस शेल में 5 है, या तो आप 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो सीधा 3 आ जाएगा, और या फिर वैलेंस शेल में 5 है और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन लें कि 8 हो जाए, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 8। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन का केस बिल्कुल सेम ही है, बस ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है। फ्लोरीन और ब्रोमीन का केस बिल्कुल सेम आएगा। इस तरीके से आप इनका वैलेंस निकाल सकते हैं, राइट। और अगर उस वैलेंस के आगे अगर आपने साइन लगा दिया नेगेटिव, करेक्ट, जैसे कि मैंने 2 की जगह -2 लिख दिया, तो इसको आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी कह सकते हैं। तो 2 इसका वैलेंस हो गया सल्फर का और -2 इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई। ऐसे नाइट्रोजन का बैलेंस 3 और ऑक्सीजन स्टेट -3, ऑक्सीजन का बैलेंस 2 और ऑक्सीजन स्टेट सोचिए -2। फ्लोरीन का बैलेंस जो लिखा हुआ है 1 और ऑक्सीजन स्टेट की यदि बात करें तो जो भी नंबर होता है वही बस माइनस के साथ बोल देते हैं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको माइनस लगा देते हैं। अब बात करते हैं इनकी, रिलेटिवली ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनका बैलेंस अगर निकालना हो तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इनका बैलेंस होता है। जैसे कि सिलिकॉन की अगर आप बात करें तो नंबर होता है 14, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख लिया। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 ही इसका बैलेंस हो गया, और +4 बोलूं तो ऑक्सीजन स्टेट। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, करेक्ट, वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 ही इसका बैलेंस हो गया, और +3 लगा दो तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट। मैग्नीशियम 12, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, और +2 लगा दूं तो ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। सिमिलरली लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 3, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, राइट। तो 1 इसका वैलेंस हो गया और +1 इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई, क्योंकि जब आप इधर माइनस बोलेंगे तो इधर प्लस बोलेंगे, ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी और बाकी बैलेंस तो सीधा नंबर होता है, राइट। एलिमेंट 71, जनरली एलिमेंट जो होता है 71 वो लैंथेनॉइड सीरीज का मेंबर है, राइट, ल्यूटेशियम है ये। और जनरली लैंथेनॉइड्स के लिए जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं उनकी जो स्टेबल स्टेट मानी जाती है वो 3 मानी जाती है, राइट। ये आपको थोड़ा सा भी लर्न करना होगा, क्योंकि जब हम 12th में डीएनए ब्लॉक डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे दिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनके लिए आप वैलेंस 3 लेकर चल सकते हैं, करेक्ट। तो अब सबके वैलेंस आपके पास आ चुके हैं, और देखा जाए तो सबकी ऑक्सीजन स्टेट भी आपके पास आ चुकी है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके माइनस लगा दीजिए, और जो कम है उनके आगे प्लस लगा दीजिए, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है। अब कंपाउंड का पता लगाना है, वो बिल्कुल आसान हो गया। अब बस सिंपल क्रिस क्रॉस कर दीजिए, सिलिकॉन 1 और जो 4 है वो ब्रोमीन के पीछे जोड़ दीजिए, राइट। तो क्रिस क्रॉस हो गया, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ों को हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो देखिए सिलिकॉन यहाँ 1 है तो सिलिकॉन के नीचे तो 1 आ जाएगा और 4 ब्रोमीन के पीछे आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो एल्यूमिनियम के नीचे 2 आ जाएगा और सल्फर के पीछे 3 आ जाएगा, तो Al2S3। यहाँ 3 है तो मैग्नीशियम के नीचे 3 आ जाएगा और नाइट्रोजन के पीछे 2 आ जाएगा, तो Mg3N2। यहाँ 2 है तो लिथियम के नीचे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 1, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, तो Li2। सिमिलरली यहाँ पे F है 1, तो इसके पीछे 1 आ जाएगा और इसके पीछे 3 आ जाएगा, तो 1 को तो मेंशन नहीं करना है, और ये 3। इस तरीके से आप कंपाउंड्स के फॉर्मूले भी लिख सकते हैं।
लेकिन उसके लिए इसेंशियल क्या है, ये पता होना कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज पता होगी तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव का पता लगा लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव का पता लगा लेंगे तो उसका वैलेंस निकालने के लिए जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको 8 में से माइनस कर दीजिए, या फिर जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स उनमें हैं कितने और उनके अंदर आ जाएं कि उनके 8 पूरे हो जाएं, तो भी कर लीजिए, तो भी बात वही आएगी। तो वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको 8 में से माइनस कर दीजिए, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके लिए, तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। और इनके तो वैलेंस में जितने होते हैं बस वही लिखा जाता है, तो ये वैल्यूज भी आपके पास आ गई, बस क्रिस क्रॉस करके कंपाउंड्स के फॉर्मूले आ जाते हैं। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनका जो वैलेंस होता है उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाती है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके वैलेंस के आगे पॉजिटिव साइन लगा दें तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाती है। ओके गाइस, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।